हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तन और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। और आज का जो हम लोग का क्लास जो शुरू होने वाली है वो 10वीं कक्षा के साइंस जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज हम लोग देखेंगे। तो उस पाठ को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग तन और मन से जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और जो लोग इंजॉय के पीछे दौड़ रहे हैं, मौज और मस्ती के पीछे दौड़ रहे हैं, तो बच्चों आप सतर्क हो जाइए। आज के क्लास में सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हैं। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्लास देखने को मिलेगा। और मैं नोट्स पहला है कि आप नोट्स तैयार कर लीजिए। अभी जितना पढ़ाएंगे उतना का नोट्स तैयार कीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, जानते हैं बच्चों, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम अच्छा नंबर लाएंगे और घर का नाम रोशन करना चाहते हैं। सभी लोग को मन में ये चीज चलता है कि हम सबसे अच्छा नंबर लाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर लाओगे कैसे? अच्छा नंबर लाने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए आपके पास ना, जरूरी होना चाहिए ना। तो वह जो जरूरी है आपको आज हम बताने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों कि अभी तन और मन से नहीं पढ़ रहे होंगे तो शुरू कर दीजिए आज से। देखिए बच्चों, आप अगर मार्क्स अगर अच्छा लाना चाहते हैं, आपका परसेंटेज आप अच्छा लाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है राइटिंग। गणित का बात नहीं कर रहे हैं इसमें। गणित में तो छोड़िए, गणित में उसमें माइनस प्लस फॉर्मूला के देखा जाता है, लेकिन इसमें अदर सब्जेक्ट में आपका सिर्फ राइटिंग देखा जाता है। सबसे ज्यादा होता है राइटिंग सही नहीं रहेगा तो कॉपी जो एग्जाम में जो टीचर रहेंगे वो आपका राइटिंग ही देखेंगे, चेक ज्यादा करेंगे और वही नंबर मिलेगा। तो अभी से आप सतर्क हो जाइए। आप राइटिंग जिनकी नहीं आती है, आपके पास 1 साल वक्त है, आप सुधार सकते हैं। कंटिन्यू आपको पर डे डेली आपको डेली 1 पेज हिंदी का, देखिए आपको हिंदी का प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन आपको 1 पेज हिंदी का और 1 पेज आपको इंग्लिश का राइटिंग लिखना ही पड़ेगा। अगर यदि आप राइटिंग लिख लेते हैं तो देख लीजिएगा, अभी से अगर कंटिन्यू चालू कीजिएगा तो आप 1 महीना के 2 महीना के बाद में वही अगला का राइटिंग जो लिखे होंगे 1 महीना हो जाएंगे, उसके बाद पिछले वाला के बार उलट के देखिएगा तो आपका बहुत चेंज मिलेगा देखने के लिए। अगर आई थिंक बिलीव नहीं है तो आप ये चीज करके देखिए, आप ये चीज फॉलो करके देखिए, आपका पक्का आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है, इस पार्ट के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अध्याय जो है ये 1 है। थोड़ा सा देखिए, क्लास 10th का है। ये किसका है? क्लास 10 का है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है। तो इस पार्ट में सबसे पहले इन चीजों के बारे में समझेंगे, सब क्या है। यहाँ पे 2 वो है, रासायनिक अभिक्रियाएं और एक समीकरण। तो देखिए, हम लोग पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। इसकी हम ये उसके बारे में हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। आप इन चीज को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए किस प्रकार से बच्चों, आप लोग घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, लेकिन देखिए बच्चों एग्जाम में थोड़ा सा इधर उधर प्रश्न रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा लिखे, इस प्रकार से रहेगा। तो आपको यही सब लिखना है, यही सबको लिख देना है। ऐसा नहीं कि वो अलग थोड़ी लिखना है। आपको प्रश्न जो रहेगा थोड़ा सा इधर उधर घुमा फिरा कर रहेगा। तो आपको निश्चित रहिए, आपका ऐसा शॉर्ट आपको इस प्रकार से शॉर्ट आपको 2-3 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर और अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके एक नए उत्पाद करते हैं, उसे हम
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लेने के बाद में आप इसको याद कर लीजिए। फिर इसको याद करने के बाद में फिर आपका एग्जाम में बैठने के बाद में प्रश्न घुमा कर दे या फिरा के दे, आपको लिखने में आसान होगी। तो चलिए बच्चों, अब ये तो मेरा रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा बोलो या किसे कहते हैं हमने बता दिए हैं। अब हम लोग समीकरण के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग समीकरण। तो बच्चों इसमें समीकरण है, तो समीकरण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, हमने इसके परिभाषा बोलो या तो इसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि समीकरण क्या है, समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ अगर प्रश्न में अगर यहाँ आपका एग्जाम इस प्रकार से रहेगा, आपको इसी प्रकार से आपको मैट्रिक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव भर नहीं रहेगा, आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो सब्जेक्टिव में देखिए इस प्रकार से आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आप याद करते चलिए, वरना अगर आप सोच रहे हैं कि 9th क्लास हम पिछली क्लास में आप ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं तो ऐसा नहीं रहेगा। आप ध्यान रखिए, समीकरण किसे कहते हैं, या तो बोलेगा समीकरण क्या है, या तो बोले समीकरण का परिभाषा लिखिए। अगर आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो आप ऐसा नहीं कि समीकरण क्या है तो उसका अलग प्रश्न होगा, परिभाषा का अलग होगा, तो वो नहीं, आपका सब यही लिखना होगा। सिर्फ आपका प्रश्न जो है आपका इधर उधर करके रहेगा। तो देखिए यहाँ समीकरण किसे कहते हैं, तो समीकरण हम उसे कहते हैं जो दोनों तरफ समान करने की क्रिया को समीकरण कहते हैं। मतलब समान का मतलब होता है दोनों तरफ, दोनों जो तरफ जो होती है बराबर करने की, दोनों तरफ बराबर करने की क्रियाएं को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। तो एक पक्ष LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेगा, तो दोनों पक्ष दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ बराबर करने की क्रिया को, उसी को हम समीकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं कि बच्चों आपको इस परिभाषा को समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा बुक रीडिंग करके बताएंगे। आपको स्कूल की ही तरह आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगा देखने के लिए। आप निश्चित रहिए, अगर आपको स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिलती है तो आप निश्चित रहिए। तो देखिए बच्चों, आपका रासायनिक अभिक्रियाएं यों समीकरण, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप भी अपना बुक में पढ़ते जाइएगा, हमने अभी रीड करके बता दे रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट हैं, वो सब में क्या करा, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। अगर बच्चों देखिए गर्मी के मौसम में अगर दूध को खुला छोड़ देते तो दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, फट जाता है। लोहे का ताव या तो फिर तसला या कील का मतलब होता है कांटी, तसला का मतलब होता है डेगची टाइप का, तसला टाइप का होता है वो, और तावा होता है जो ताय जिसको बोलते हैं, को आदर्श में आयुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अच्छा बच्चों, अगर मान के चलिए कोई चीज़ को अगर खुला स्थान में छोड़ देते तो उसमें क्या हो जाता है, लोहे का ये सब चीज़ है। और मान के कोई भी लोहे का अगर कुछ दिन में अगर जहाँ पर वायुमंडल जो हवा खुले जगह में छोड़ देंगे तो वो चीज़ में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, अंकुर का क्यूकन हो जाता है, तो देखिए अंगूर को अगर हम अगर धूप में अगर छोड़ देते हैं बच्चों तो क्या हो जाते हैं, वो किशमिश बन जाते हैं। भोजन को पकाया जाता है, सही बात है, हमारा शरीर जो भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों पर प्रत्येक वस्तु को प्राकृतिक तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तव अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए बच्चों, क्रियाकलाप में क्या कह रहा है, और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, अभी थोड़ा देर के बाद में मैं बताऊँगा। ये जो चित्र है इस चित्र के बारे में बताएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी आएंगे। देखिए कोई न कोई 1 2 3 प्रश्न आएंगे ही। क्रियाकलाप 1.1, सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षा की सहयोग की आवश्यकता है। बताइए ये चीज़ सीखने से पहले, जैसे जो होता है ना बच्चों की, जैसे कोई चीज़ का सीखने जाते हैं तो सबसे चीज़ गुरु की ज़रूरत पड़ता है।
शिक्षा, जैसे शिक्षा ले रहे थे, गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पे अगर काम करने जाते हैं तो वहाँ पे जो मेन जो होते हैं उनसे कुछ उनके उसके उसके जाने बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे गुरु की ज़रूरत होती थी। इसी प्रकार ये क्रियाकलाप जो है, यहाँ पे इस क्रियाकलाप को करने से पहले आपको यहाँ पे इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो यही शिक्षक के सहयोग से जान सकते हैं, शिक्षक की ज़रूरत होगी। देखिए बच्चों, शिक्षक की सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होता है, सही चीज़ है। जैसे आप देखे होंगे बच्चों के कहीं पे दुकान में, वेल्डिंग का दुकान देखे होंगे, तो वहाँ पे क्यों चश्मा पहनते हैं? क्योंकि वो अपना सुरक्षित रखते हैं आँख को। तो उसी प्रकार से ये जो डेमो है, आपको ये डेमो करने के से पहले कह रहा है कि आपको यहाँ पर चश्मा पहन लेनी ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन जो रेगमाल रगड़ कर साफ कर लीजिए। आपको देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन किसको बोलते हैं बच्चों? देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से देखिए यहाँ पर तक में इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। तो इसको रगड़ करके क्या करना है, साफ कर लेना है। फिर इन्हें चिमटे पर पकड़कर क्या है, स्पी स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इसके बीच राख को कांच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसकी अपनी आँखों को यथासंभव दूर रखिए। ये चीज़ कर रहा है, ये चीज़ आपको डेमो करने से पहले यथासंभव आप अपनी आँखों को दूरी बना के रखिए, कह के बोल रहे हैं, वरना आपको आँख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अपने क्या परीक्षण किए हैं? तो देखिए बच्चों, इनके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम इसके पर्सनल अभी हम इसको बता देंगे कि आपको ये क्या ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बारे में अभी छोड़ते हैं, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। ये ज़रूरी है, आपको ये बहुत ज़रूरी है। उसका आगे देखिए, आपने देखा होगा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कि इस चित्र में देखिए बच्चों कि ये जो देखिए ये क्या-क्या है, नाम है, ये सब नाम को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये चिमटा है, ये पकड़े हुए हाथ से चिमटा है, मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ से जो यहाँ तक है वो मैग्नीशियम का रिबन है। और ये जो है आपका यहाँ पे ये स्टैंड जैसा है, ये इसको वर्नर बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है काँच का जो ये क्या है, ये काँच का ये क्या है, ग्लास है, काँच का ग्लास है, कटोरा बोलिए। तो इसके अंदर में देखिए यहाँ पे छोटा सा टिक लगा हुआ है, दिख रहा है, अंदर में वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाया है, यहाँ पे जला के इसका चूर्ण को यहाँ पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर बोला है कि दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण को परिवर्तन होता है, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को चूर्ण है। देखिए हमने बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड को चूर्ण था, और वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। अगर पूछा जाएगा बच्चों कि यह देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में किसके द्वारा बनता है? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम के बीच को अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, यहाँ पर अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। बच्चों आप क्रियाकलाप 1.2 में देखते हैं। एक प्रखनली में लैंड सीसा का नाइट्रेट के घोल लीजिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये है, इसके बारे में देखिए 1.2 का है, तो ये चित्र के बारे में बताया है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किए? देखिए बच्चों, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, ये जो है ये भी आपको बहुत ज़रूरी है चित्र। इसका नाम कार्क है, काँच है, काँच की नली है। देखिए यहाँ से जो पतला गया है वो काँच का नली इसको कहते हैं, और इसको कार्क बोलते हैं। जो ये जो दिख रहा है यहाँ पे इस प्रकार से दूसरा कलर का दिख रहा है, ये इसको कार्क बोलते हैं और इसको नाली बोलते हैं। और इसके नाली के अंदर में जो होता है गैस पाया जाता है, वो है H2 गैस होता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे गैस होता है।
और ये जो दिख रहा है ये शंकु आकार फ्लास्कर है, फ्लास्क है ये शंकु आकार का दिख रहा है, शंकु टोपी के जैसा लग रहा है यहाँ से यहाँ, इसको शंकु देखिए शंकु आकार फ्लास्क है ये। और उसके बाद देखिए यहाँ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो इसका अंदर में जो है ये पीला पीला दिख रहा है, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसके अंदर में जो दिख रहा है छोटा छोटा काला काला टाइप का, ये इसको बोलते हैं दानेदार जास्ता है, इसके अंदर में क्या है जास्ता है। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर है क्रियाकलाप 1.3 में, यह शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। अब उसके जगह हम जिंक लेने बोल रहे हैं, इनमें से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को मिला दीजिए और सावधानी अम्ल के इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। सही बात है। क्या जस्ते के दोनों को आपस में कुछ होता दिखाई दे रहा है? तो शंक्वाकार फ्लास्क जो है शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में स्पष्ट कीजिए कि क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसको देखने के लिए बोला। देखिए उसके आगे क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए वास्ता में परिवर्तन तो हुआ है, दूसरा चीज रंग में परिवर्तन, फिर गैस का निकास हुआ निकला है और उत्सर्जन हुआ है, उसके बाद में तापमान में परिवर्तन हो गया। यदि हम अपने आपस में हो रहे परिवर्तन को देखें तो आइए कि हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो बच्चों अभी देखें कि हमने अभी उस बुक को रीड किए थोड़ा सा, और इसी प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा रीड कराएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको रीड कराएंगे तो आपको भी थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे ज़्यादा बता देंगे तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंग लगने लगा, आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। आपको कम ही देंगे तो कम देने का मतलब होता है कि आपको बहुत अच्छा घुसेगा भी दिमाग में और समझ में भी आएगा और आपको नोट करने में भी आसानी होगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी और आप लोग नोट्स तैयार करते जाइए। और आपको इस चित्र में भी आपको 2 चित्र बताए थे, और 2 चित्र बताए वो बहुत जरूरी है। अब इसी प्रकार से अभी और भी चित्र मिलेंगे देखने के लिए। तो इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके आप एक थोड़ा सा पतला सा कॉपी ले लीजिए, ठीक है। एक नोट्स तैयार करते जाइए, ये भी जरूरी है, और आपका एक राइटिंग भी जरूरी है, और आपको रीडिंग करना है, अंडरलाइनिंग कर करके पढ़ना है, और उसका भी एक ऑब्जेक्टिव निकालना है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपका इसका में भी सब बताते जा देंगे। उसके बाद आपको एक संतुलित समीकरण का है उसका भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज का वीडियो कैसे लगी? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। बच्चों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।